खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। आधुनिकता की दौड़ में भाग रहे प्रत्येक देश के बीच धरती पर हर दिन प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम समय समय पर हमें देखने को मिलते हैं। पर्यावरण में अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ने से तापमान में भी तेजी देखी जा रही है, तो कहीं कहीं प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर के कारण लंबे समय से बारिश भी नहीं हो पाती। ऐसे में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में 5 जून के दिन हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन कई कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को पर्यावरण और प्रदूषण से हो रहे नुकसान के प्रति जागरूक किया जाता है। प्रदूषण का बढ़ता स्तर पर्यावरण के साथ ही इंसानों के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसके कारण कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, वहीं इंसान कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने से पहले हर साल के लिए एक थीम का चयन किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है। जंगलों को नया जीवन देकर, पेड़ पौधे लगाकर, बारिश के पानी को संरक्षित करके और तालाबों के निर्माण करने से हम पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। संरक्षण हम सब का कर्तव्य है और पर्यावरण को बचाना हम सब की जिम्मेदारी भी है। उधर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय पेट्रोलियम परिवहन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने देश के अलग अलग राज्यों के किसानों से भी बात की। यह कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना रहा। क्या उस मिल ने इथेनॉल प्लांट लगाया है? क्योंकि हम बराबर आग्रह कर रहे हैं कि गन्ना किसानों को सुरक्षित रखना है, तो सिर्फ चीनी बनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ गुड़ बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और करना चाहिए। और इसलिए हम इथेनॉल पर जोर दे रहे हैं, ताकि गन्ना किसान को कभी भी चिंता न रहे। वरना क्या होता है, चीनी ज्यादा हो जाती है तो गन्ना किसान को तकलीफ हो जाती है, क्योंकि मार्केट गिर जाता है। चीनी कम होता है क्योंकि गन्ना कम हुआ तो भी किसान को तकलीफ हो जाती है, और इसलिए हम इथेनॉल पर जोर दे रहे हैं। तो आपके यहाँ जो गन्ना जहां आप देते हैं वहां इथेनॉल का कुछ हो रहा है? क्योंकि आपके पीछे तो बढ़िया सारे चित्र दिख रहे हैं। जी जी, इथेनॉल प्लांट सर लगा है यहाँ हरियाणा चीनी मिल। तो इससे हमको लाभ सर ये मिला है, जो इथेनॉल जो बिकता है सरकार खरीद लेती है, उससे पेमेंट जल्दी होता है मिल वालों को, मिल वाले हमको पेमेंट कर देते हैं।
उससे हमको बहुत लाभ है सर। हम अपना टाइम से जो पेमेंट मिल जाता है तो हर चीज टाइम से कर लेते हैं। उधर विश्व पर्यावरण दिवस पर आज केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पौधारोपण किया है। आपको बता दें कि यूपी के रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे, जहां उन्होंने पौधारोपण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण करना हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। महामारी के इस दौर में पर्यावरण ही हमें ऐसी जानलेवा और संक्रमित बीमारियों से बचा सकता है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए पौधारोपण करने की अपील की। सुरक्षा और संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। पर्यावरण ही मानवता को और इंसानों को और पूरी दुनिया को, जो पूरी तरह तरह के संकट आ रहे हैं, तरह तरह की समस्या आ रही हैं, उनसे बचा सकते हैं। हमें वन वृक्षों की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहिए। और जो प्रदूषण से के कारण आज अलग अलग तरह के संक्रमण मानवता को और इंसानियत को और पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है, पर्यावरण का संरक्षण और पर्यावरण की मजबूती के साथ सुरक्षा ही उसको जो है वो परास्त कर सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को, दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। हर साल 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन होता है। यूपी में इस अवसर पर आज रोटरी क्लब गाजीपुर के सदस्यों ने लंका मैदान में गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर की अगुवाई में वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ किया, जो जून और जुलाई माह के साथ वर्ष भर चलता रहेगा। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जीसी त्रिपाठी ने बताया कि इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता की दौड़ में भाग रहे प्रत्येक देश के बीच धरती पर हर दिन प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम समय समय पर हमें देखने को भी मिलते हैं। पर्यावरण में अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ने से तापमान में भी तेजी देखी जा रही है, तो कहीं कहीं पर प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर के कारण लंबे समय से बारिश भी नहीं हो पाती। ऐसे में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उन्होंने एरिका पॉम पौधे को घर में लगाने की सलाह भी दी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने लंका मैदान के कैंपस में 5 पेड़ लगाए प्रतीकात्मक के तौर पर, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करना था। उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इकट्ठा नहीं किया। हम लोगों का टारगेट जुलाई महीने तक 15 से 20 हज़ार पौधे लगाने का है। और यहाँ कुछ अपने सम्मानित सदस्यों को हम लोगों ने गमले में पौधा लगा के दिया और ये कसम दिलवाई उनसे, इसको जीवित रखेंगे, जब तक वो जीवित हैं इसको भी जीवित रखें। धन्यवाद। इतना कहते हुए जब हमने ये देखा था कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इतना ज्यादा मात्रा में अंधाधुंध अपने प्राकृतिक स्रोतों का दोहन कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम उनसे हमेशा के लिए हाथ खो बैठे। तो कुछ ऐसा हमको सोचना चाहिए कि हमारे पास रहने के लिए धरती तो एक है। 1974 में ये अवधारणा हुई कि हमारे पास एक से ज्यादा धरती नहीं है। अगर इसको हम इसी स्पीड से खर्च करते रहे तो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन सब खत्म हो जाएंगे। तो हमको कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करें और जितना हमने नुकसान किया है उनको पूरा नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से उसकी भरपाई करें। ये वृक्षारोपण का जितना तमाशा कार्यक्रम है, ये सब कुछ उस जो हमने क्षति पहुंचाई है उसकी भरपाई के क्रम के ही किया जाता है। ये संपूर्ण वृक्षारोपण जो पूरी जुलाई भर चलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी चलाएंगे, ये एक बहुत छोटा प्रयास है जो हमने अपनी धरती को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी क्षतिपूर्ति कर। तो गाजीपुर की ये आप खबर इस समय देख रहे हैं। आज जगह जगह इस तरीके से विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण किया गया। गाजीपुर में खुद डीएफओ ने पौधारोपण किया है और लोगों से अपील की है कि पर्यावरण को संरक्षित कीजिए, क्योंकि अगर पर्यावरण बचेगा तो ही आने वाले समय में हम जो है अपने जीवन को बचा पाएंगे, नई पीढ़ी को बचा पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। तो ये तस्वीरें आप गाजीपुर से देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। पंचायत
फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज देश दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज हरियाणा के रेवाड़ी में पौधारोपण अभियान शुरू किया गया। रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में हरको बैंक चेयरमैन अरविंद यादव द्वारा आज पौधारोपण कर पेड़ लगाओ जीवन बचाओ का संदेश दिया गया। रेलवे मेंस यूनियन के तत्वावधान में आज रेलवे परिसर में पौधारोपण अभियान किया गया, जिसमें हरको बैंक चेयरमैन अरविंद यादव, रेलवे मेडिकल ऑफिसर और रेलवे पुलिस द्वारा भी पौधारोपण अभियान में भाग लिया और पौधारोपण भी किया गया। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में महिला पुलिस कर्मचारियों ने भी पौधारोपण कर जीवन बचाने का संदेश दिया। पर्यावरण दिवस पर मैं संदेश देना चाहूंगा कि जो ये इस देश में, दुनिया में जो महामारी आई थी, सबसे पहले तो मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगा कि जो हम सब लोगों का साथ इस महामारी के कारण छोड़ के चले गए, उन आत्माओं को कि ईश्वर अपने चरणों में उनको स्थान दे और जो हमारे इस से पीड़ित हैं उनको जल्दी जल्दी ईश्वर स्वस्थ करके फिर हम लोगों के साथ आके सार्वजनिक जीवन के अंदर अपनी भूमिका निभा सकें। और पर्यावरण दिवस का सबसे बड़ा संदेश तो मैं क्या दूंगा, प्रकृति ने दे दिया। प्रकृति ने संदेश दे दिया कि ऑक्सीजन कितनी जरूरी है और उस ऑक्सीजन के कारण से जो हमको इस प्रकृति ने फ्री में उपलब्ध कराई हुई है, और जब हम इसको इस महामारी के कारण जरूरत पड़ी तो क्या क्या दिन हम सब लोगों ने पिछले ये 2-2.5 महीने के अंदर देखे हैं। ये जीवन में कभी भूलने वाले समय नहीं है। इसलिए मैं हर एक से आज कहना चाहूंगा, क्योंकि आज हम लोगों ने भी 5 और 6 तारीख को पूरे देश के अंदर रखा हुआ है कि जितने कोरोना के लोग कोरोना की बीमारी के कारण से हम सब लोगों का साथ छोड़ के चले गए हैं, उनके नाम पर उनके परिवार के साथ एक एक पौधा आज और कल 5 और 6 तारीख को हम लोग लगा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन अभी लागू कर रखा है। इसका उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को कानपुर के कर्नलगंज थाने के एसीपी ने वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के चालान की जगह लोगों को एक पौधा देकर उसे लगाने के प्रति जागरूक किया। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी के चलते कर्नलगंज थाने के एसीपी त्रिपुरारी पांडे ने अनोखी पहल की है। कोरोना कर्फ्यू में उल्लंघन करने वाले लोगों का चालान नहीं बल्कि उनको पौधा देकर उसे लगाने के लिए प्रेरित किया है। यह सिर्फ कर्नलगंज थाने के अंतर्गत ही नहीं बल्कि ग्वाल, टोली, कोहना और कर्नलगंज थानों में भी पुलिसकर्मियों ने पौधे आज लगाए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्थानीय तात्या टोपे पार्क में विकास समिति सदस्यों और प्रतिज्ञा नशा मुक्ति केंद्र के युवाओं ने साफ सफाई की और पौधारोपण कर पर्यावरण दिवस मनाया। इस अवसर पर नशा मुक्ति केंद्र के युवाओं ने कदम्ब का पौधा भी रोपा। पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया गया। यह कार्य स्थानीय तात्या टोपे पार्क पर सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक किया गया। तो पर्यावरण का सीधा संबंध प्रकृति से है। हम अपने परिवेश में तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे और अन्य सजीव निर्जीव वस्तुएं पाते हैं और ये सब मिलकर हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए हम कुछ अहम जानकारी इस समय आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बार थीम क्या रखी गई है वो हम अभी आपको ग्राफिक्स के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
लगातार लोगों को प्रोत्साहित और जागरूक करने के लिए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। अब यह 100 से भी अधिक देशों में लोगों तक पहुंचने का एक जरिया बन गया है। आज पीएम मोदी ने भी संबोधन किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर भारत की कोशिशों के बारे में देश और दुनिया को जानकारी दी है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इसी दौरान प्रधानमंत्री ने उन किसानों से भी वर्चुअली संवाद किया जो अपने कृषि कार्यों में एथेनॉल और बायोफ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। पीएम मोदी का आज संबोधन रहा। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक ही बात नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाना। ये क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का वो पहलू है जो समुद्र स्तर बढ़ने, ग्लेशियरों के पिघलने, उष्णकटिबंधीय तूफानों के बढ़ने, कोरल रीफ के घटने और भयानक गर्मी के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आता है। ये सभी घटनाएं मुख्य रूप से मानव द्वारा किए गए कामों का परिणाम होती हैं। कुछ भी ना भी जलाएं तो भी कार्बन उत्सर्जन होता है। आपकी पसंद अप्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन कर सकती है। अगर आप काम पर जाने के लिए ड्राइव करते हैं या कैब लेते हैं तो भी आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो भी आप जिम्मेदार हैं। मीट उत्पादन से मीथेन उत्सर्जन के सबसे बड़े कारणों में से एक है। उसके अलावा ट्रेन उपलब्ध होने के बावजूद भी अगर आप कम दूरी के लिए फ्लाइट लेते हैं तो आप इस चीज के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। ज्यादा टूरिज्म भी पर्यावरण के लिए सही नहीं है। लोगों को हालांकि घूमना फिरना काफी अच्छा लगता है, पर्यटन से आय उत्पन्न होती है, ये रोजगार भी देता है, लेकिन हमें इस सेक्टर में हो रहे अतिरेक को अब रोकना होगा क्योंकि अक्सर गैर जिम्मेदार पर्यटक लुप्तप्राय वातावरण और स्थानीय हेरिटेज साइट को प्रदूषित करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं सैलानियों की आमद उस क्षेत्र की क्षमता से ज्यादा हो जाती है तो वहां के प्राकृतिक संसाधन बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होनी चाहिए। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक वाली चीजें, डिस्पोजेबल प्लास्टिक, पानी की बोतलें, पैकिंग बैग, डिस्पोजल रेजर, स्ट्रॉ, ईयरबड, फूड कंटेनर, ये सभी सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे महासागरों में इकट्ठी होती है और इन्हें नष्ट होने में सदियों का समय लग जाता है। इस मसले पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ कोरोना वायरस ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिलके करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बस यही है कि हम अपने पर्यावरण को बचा लें। जिस तरीके से लगातार हर कोई आगे निकलने की होड़ में इस समय लगा हुआ है, उसका असर ये हो रहा है कि पर्यावरण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब इसे किस तरीके से बचाएंगे, ये हम पर्यावरणविद से समझने की कोशिश करते हैं। इस मसले पर, इस अहम मसले पर चर्चा करने के लिए अमीना शेरवानी जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि पर्यावरणविद हैं।
सबसे पहले अमीना जी स्वागत करती हूं आपका ANB न्यूज पर। सवाल यही है कि पर्यावरण पूरी तरीके से इस समय खराब हो चुका है और ये हमारे ही कर्मों का फल है। पूरी तरीके से प्राकृतिक संसाधन अब नष्ट होने की कगार पर आ गए हैं। क्या अभी भी देर नहीं हुई? अगर वक्त रहते हम संभल जाएं तो क्या अपनी प्रकृति को हम बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं, मगर उसके लिए हम लोगों को एकाग्र होकर बहुत बड़ा प्रयत्न करना होगा जी। और हमारी सरकार जो है उसको तो खास तौर से जागना पड़ेगा। जो विकास की एक परिभाषा हम लोगों ने बना ली है कि विकास सीमेंट और कंक्रीट और प्लास्टिक को कहा जाता है, इस परिभाषा को बदलना पड़ेगा। एक वन, एक वृक्ष इतना विकसित होता है कि वो आपके किसी विकास से कहीं ज्यादा विकसित है जी। पेड़ों के बारे में अगर मैं बताऊं तो रिसर्च चल रही है। ये कहा जाता है कि वृक्ष एक दूसरे से अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स हैं जो कनेक्शंस देते हैं हमारे दिमाग की थॉट्स को, वैसे वृक्ष और पूरा जंगल एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अगर 50 वृक्ष एक जगह हैं और वृक्ष नंबर 1 को पता चलता है कि वृक्ष नंबर 6 को पानी और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, तो वृक्ष नंबर 1, वृक्ष नंबर 2, 3, 4 और 5 के जरिए से नंबर 6 को वो न्यूट्रिएंट्स और पानी भेज देता है और वो लोग शेयर करते हैं। वो लोग सोशल है, एक तरह से वो लोग मदद करते हैं एक दूसरे की। तो एक तरह से वृक्ष भी और हमारा पर्यावरण भी बिल्कुल जीवित है, सेंटिएंट है, हम लोगों से भी ज्यादा सेंसिटिव है। हम लोग के 6 घर दूर अगर किसी पड़ोसी को तकलीफ है तो शायद हमें खबर भी ना हो, और अगर खबर होती भी है तो हम मुंह फेर लेते हैं, मगर वृक्ष ऐसा नहीं करते। तो बहुत जरूरी है हमको समझना कि जो जीव जंतु हैं, जो वृक्ष हैं, एक छोटा सा वायरस भी है, कोविड है, ये वायरस अपने आप में कितना कॉम्प्लिकेटेड है और कितनी इसमें जान है, कितनी शक्ति है और किस तरह से ये अपना जाल फैलाता है, हमारे हर कदम से एक कदम आगे रहता है। तो हमें समझना चाहिए कि हम लोग तुर्रम खान नहीं है। बिल्कुल, हम लोग ने जो समझ लिया है कि हम चेन के सबसे ऊपर हैं, हम बिल्कुल चेन के सबसे ऊपर नहीं हैं। और जब तक हमको ये बात समझ में नहीं आएगी, हमारी औकात हमको समझ में नहीं आएगी, तब तक हम अपने पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक जो प्रयास सरकारों की तरफ से किए जा रहे हैं अमीना जी, उसे आप किस तरीके से देख रही हैं? चाहे वो गंगा की सफाई के लिए अभियान शुरू किया गया हो, घर घर शौचालय बनवाए गए ताकि बाहर किसी तरह की गंदगी ना फैलाई जाए, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के लिए भी प्रधानमंत्री की तरफ से कदम उठाए गए, इन कदमों का, इन पहल का कोई असर आप देख पा रही हैं अभी तक? कोई असर जमीन पर तो नजर नहीं आ रहा। मैं अपने गुड़गांव और फरीदाबाद की बात करूं, एक छोटा सा गांव है बंधवाड़ी जो गुड़गांव और फरीदाबाद के बिल्कुल बीच में है, बॉर्डर पे है। हम लोग रोज गुड़गांव के बाशिंदे और फरीदाबाद के बाशिंदे, शहर के बाशिंदे, छोटे से बंधवाड़ी गांव में, ये बंधवाड़ी गांव की जो आप बात बता रही हैं अमीना जी, आपकी पूरी बात हम सुनेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ हमें रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर कराउणी है, तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमीना जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए। मैम, आप बता रही थी बनवाड़ी गांव की कोई बात कि किस तरीके से वहां पर जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल अलग है।
जी, तो बंधवाड़ी गांव में 2 शहरों का, एक छोटे से गांव में जो कि अरावली पहाड़ी में स्थित है, वहां पर 2 बड़े शहरों का, गुड़गांव और फरीदाबाद जो कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स भी हैं, का कचरा एक छोटे से गांव जो अरावली पहाड़ियों में बसा हुआ है। हमने अपने अरावली पहाड़ी को, उस इलाके में अरावली से कचरावली में परिवर्तित कर लिया है। हम लोग वहां पर जब जाते हैं तो हमें दिखता है कि छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो गया है। पानी वहां का बिल्कुल, जो कूड़े से पानी रिसता है वो धीरे धीरे रिस रिस के धरती के अंदर के पानी में जा रहा है और धरती के अंदर के पीने के पानी में मिक्स हो चुका है। बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, कैंसर के केसेस हो रहे हैं, गाय भैंस बकरी तक बीमार है, पूरी धरती बीमार हो चुकी है। कोई भी नहीं वहां पर बचा है, मगर कचरा है कि रोज 2000 टन कचरा भेजा जा रहा है बंधवाड़ी में। वो 30 एकड़ से बढ़ के उसकी बाउंड्री वॉल से बाहर गिरने लगा है कचरा। तो बताइए, अगर हम लोग अपने कचरे को संभालने के लायक नहीं हैं, तो हम किस लायक हैं, ये हमको सोचना चाहिए। किस मुंह से हम लोग ये कहते हैं कि हम जो हैं फूड चेन में सबसे ऊपर हैं, इंसान मानव जीवन सबसे उच्च कोटि का जीवन है। किस मुंह से हम ये बात कह पाते हैं? हमको सोचना चाहिए, हमको चिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और एक्शन करने की आवश्यकता है। कम से कम हम लोग प्लास्टिक का प्रयोग करना तो बंद कर दें। वो ना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, ना इस धरती की सेहत के लिए अच्छा है। इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मैं आपको बताऊं हैदराबाद के बारे में, जो गच्ची बावली इलाका है जहां पर सारे आईटी की कंपनीज आ गई हैं और उसको हम कहते हैं कि साइबराबाद कहते हैं उसको। अब हम गच्ची बावली, एक बावली थी, बावली मतलब एक पानी की बॉडी थी। बात मैं सुनूंगी आपकी अमीना जी, लेकिन सवाल यहाँ पर मेरे अभी 2 मन में आ रहे हैं। एक तो कचरा निस्तारण की समस्या और दूसरा प्लास्टिक बैन भले ही कर दी गई हो, लेकिन आम आदमी भी कहाँ मान रहा है, हम भी तो लगातार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन 2 मसलों पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। उससे पहले एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमीना जी, आपके पास आना चाहेंगे। मैम, बैंगलोर की, हैदराबाद की आप बात बता रही थी, वो तो मैं आपसे सुनूंगी, लेकिन इन 2 चीजों पर आप भी प्रतिक्रिया दीजिए। कचरा निस्तारण, हम एक तरफ इतना आगे बढ़ रहे हैं, खुद को विश्व गुरु बनाने की बात कहते हैं, टेक्नोलॉजी में हम इतना ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक कचरा निस्तारण की समस्या से हम नहीं निपट पा रहे। शुरू से लेकर अब तक ये समस्या ऐसी है, फिर कैसे विश्व गुरु बनेंगे आप? एक छोटी सी समस्या तो से हम निपट नहीं पा रहे हैं। और दूसरा, इतना मुश्किल क्यों हो रहा है सरकारों के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना? कहां दिक्कत आ रही है? अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो सबसे पहले हमें कचरा शिष्य बनना पड़ेगा। हमें अपने कचरे से सीखना पड़ेगा कि हम अपने कचरे में डाल क्या क्या रहे हैं और कैसे उसको डालना बंद करें ताकि हम पूरी धरती को प्रदूषित ना करें अपने कचरे से। कचरे के अलावा और भी समस्याएं हैं। हमारा मलमूत्र एक और समस्या है, हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट एक और समस्या है, हमारी गाड़ियों से जो एमिशंस निकलते हैं वो एक और समस्या है। जो दवाएं हम लोग खा रहे हैं और जो पदार्थ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी निकल के पर्यावरण में एस्केप कर रहे हैं। जो पेस्टिसाइड्स हम लोग डाल रहे हैं, अभी मेरी पड़ोसन है, उन्होंने इतनी कोई दवा अपने बगीचे में डाली कि 6 गिलहरियां मेरे बगीचे में भागी
क्योंकि मैं कोई दवाइयों का प्रयोग नहीं करती हूँ, मगर वो बेचारी वहां से यहाँ आते आते उनको दवा लग चुकी थी और वो मेरे यहाँ आके मर गई। जिस कौवे ने उन गिलहरियों को खाने की कोशिश की, बेचारा वो भी बेहोश हो गया। तो इतनी दुर्दशा हम लोग करते हैं, जिस तरह से हम लोग केमिकल्स का, रसायन पदार्थों का, दवाओं का प्रयोग करते हैं अपने शरीर में और अपने पर्यावरण में हम लोग डालते हैं, चाहे बगीचा हो, चाहे हमारी खेती हो, चाहे हमारे बाथरूम्स हो, चाहे हम लोग जिन साबुनों से नहाते हैं, जिन शैम्पुओं का प्रयोग करते हैं, जिन साबुनों से हम अपने कपड़े धोते हैं, हमारी एक एक एक्टिविटी में घातक केमिकल्स निकल कर आते हैं, जो कि हमारे लिए भी घातक हैं और हमारे पर्यावरण के लिए। देखिए, जाहिर है जो हमारे लिए अच्छा होगा वही हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा, और जो पर्यावरण के लिए अच्छा होगा वही हम लोग के लिए अच्छा होगा। दूसरी बात, हम सब लोग मीट, मछली, अंडे खाएं, उसमें कोई समस्या नहीं है, जो खाना चाहे। हमारी तो सब्जियां तक प्रदूषित हो चुकी हैं। मीट, मछली, अंडों को जिस तरह से हमने इंडस्ट्रियल तरीके से प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, मुर्गियों को बंद कर करके दरबों में उनके पर काट काट के, उन्होंने कभी सूरज नहीं देखा, कोई प्राकृतिक खाना नहीं खाया। बकरियों का भी हमने यही हशर किया, गाय भैंसों का भी हमने यही हशर पूरी दुनिया में किया। मुर्गी के अंडे निकालते ही चले गए हम लोग। प्राकृतिक हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर प्राकृतिक रूप से जानवर को रहने दिया जाए तो उसके अंडे भी पौष्टिक होंगे, उसका मीट भी पौष्टिक होगा, उसको कष्ट भी कम होगा, उसमें दवाएं और एंटीबायोटिक्स नहीं होंगी, हमारे लिए भी वो ठीक होगा। जैसे जब हम इंसान शुरू हुए थे तो हम शिकार किया करते थे, हम भागते दौड़ते थे, एक आध हिरन को हफ्ते में एक बार कभी मार पाते थे, बाकी वक्त हम फल सब्जी खा के जिया करते थे। हर रोज 1 किलो मीट खा जाना, हर रोज दूध पीना, हर रोज दही और घी ठूसना, इसके लिए हमारा शरीर बना ही नहीं था। जो गैया भैंस का दूध था वो उनके बालकों के लिए था, हमारे लिए इतनी बड़ी मात्रा में नहीं था। जरा सा कभी कभार थोड़े से अपनी प्रोटीन इंटेक के लिए अगर हम खा लें, जो प्राकृतिक रूप से बिना गैया को कष्ट दिए, बिना भैंस को कष्ट दिए, बिना बकरिया को कष्ट दिए, बिना मुर्गी को कष्ट दिए, अगर हम उनसे कुछ ले सकें तो वो हमारा हक बनता है। मगर उनको कैदी बनाकर, उनको सिर्फ इसीलिए पैदा करके कि हमें उन्हें काट के खाना है या उनके अंडे लेने हैं, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है पर्यावरण के लिए और हमारी सेहत के लिए भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और वो तो दूसरी बात है सब्जियों की, पहले वाले जो हम पहले अपनी पीढ़ी की बात करें तो वो ज्यादा तंदुरुस्त हुआ करती थी, स्वास्थ्य के मामले में वो हमसे ज्यादा अच्छे थे। और अभी देख रहे हैं हम छोटे छोटे बच्चे कैसी कैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर हम चश्मा चढ़ा देखते हैं। जी, आप अगर अनुमान लगाएंगे तो millions of Indians are dying every year because of environmental pollution, and every Indian's lifespan has been reduced by an average of 7 years because of pollution. हम सबका जीवन कम से कम 7 बरस कम हो गया है प्रदूषण के कारण, और मिलियंस ऑफ हिंदुस्तानी तो मर चुके हैं पोल्यूशन से। तो ये आप समझिए, ये जानलेवा है, ये कोविड से भी ज्यादा घातक है प्रदूषण। बिल्कुल, कोविड के लिए तो हम टीका भी लगा लेंगे, कुछ दवा भी खा लेंगे, ऑक्सीजन भी ले लेंगे, अपने आप को घर में बंद भी कर लेंगे, मगर प्रदूषण तो हर जगह है, इससे कहाँ बचे। मैं एक अजीब सी बात कहूंगी कि माँ भी मर जाए तो बालक जी सकता है, उसको हवा चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए। बालक भी दुनिया छोड़ के चला जाए तो माँ जीवित रह जाती है किसी प्रकार से, अगर उसको हवा, पानी और खाना मिलता रहे। मगर हवा के बगैर हम 2 मिनट नहीं जी सकते, पानी के बगैर हम 2-4 घंटे, 6 घंटे नहीं जीवित रह सकते, खाने के बगैर हम 2-4 दिन से ज्यादा जी नहीं रह सकते, भले ही हम अपने पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप के बगैर जीवित रह सके। तो हमें समझना चाहिए कि पर्यावरण की कितनी अहमियत है हमारी जिंदगी में, उसके बिना हम लोग का जिंदा रहना भी असंभव है। ये हमारी मोटी सी अकल में ये बात क्यों नहीं समा जाती, ये मुझको समझ में नहीं आता। क्या समस्या है हम लोगों में कि जो हमारी प्रायोरिटीज हैं वो कितनी गलत हैं, क्यों हैं, इसके बारे में हर एक इंसान को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। और सिंगल यूज प्लास्टिक को मैंने लेकर आपसे सवाल किया था मैम कि बैन करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है सरकारों के लिए? क्या उससे अच्छी खासी कमाई हो रही है, अपना फायदा हो रहा है, इस कारण हम बैन नहीं कर पा रहे, इतना बड़ा कदम नहीं उठा पा रहे? हमारी सरकार तो हर चीज में टैक्स देखती है, उसको मोटा जीएसटी 28%, 18% मिलता रहे, वो जीएसटी लेकर स्टेट्स को भी नहीं वापस देती, न जाने कहाँ चला जाता है हम लोग का जीएसटी। कोविड के वक्त भी निकल के नहीं आया हम लोग की सहायता करने के लिए। तो सरकार तो हमें दारू भी पिला देगी कि भैया टैक्स मिल जाए हमको। सरकार कहेगी ले धनाधन प्लास्टिक बनाओ, धनाधन पेस्टिसाइड्स बनाओ, धनाधन तुम अपनी बर्बादी के सारे काम करो।
हमें तो टैक्स देते चले जाओ, हम तो बैठे हैं जैसे कि वो होता है ना खून चूसने वाली लीच होती है, हम तो बैठे हुए हैं। तो और ये मैं हर सरकार की बात कर रही हूँ, जौन सी भी सरकार होती है उसको हमसे इतना ही मतलब है कि हम उनके लिए एक एटीएम मशीन है। अब हमारा जुर्माना और नहीं कुछ बचा, जीएसटी कम हो गया तो जुर्माना काट के कि तुमने मास्क नहीं पहना तो तुम मोटा सा जुर्माना दे दो। तो सरकार तो अपनी पूर्ति कर लेती है, सरकार और उसके अफसरों की ना तनख्वाह कम होती है ना उनकी जिंदगी कम होती है, उनको कोई समस्या नहीं होती। हम लोग अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं। तो समय आ गया है अब हम लोगों के जागने का, ये समझने का कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं। हमको अपने सरकार से भी आत्मनिर्भर बनना होगा, क्योंकि हमारी सरकार भी हमसे लेने के लिए आई है, हमको देने के लिए नहीं आई है कुछ भी। पर्यावरण को लेकर लोग कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। अभी हालात ऐसे हो गए हैं, देखिए अमीना जी हम कहाँ पहुंच गए कि ऑर्गेनिक के नाम पर हम सब्जियों के ज्यादा दाम चुका रहे हैं। ये अब नया चलन अभी निकल पड़ा है कि हाँ हमने ऑर्गेनिक खेती की है या फिर हमने ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई है और उसके नाम पर हम पैसे भी ज्यादा देते हैं। अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रही कि कितना हमने छेड़छाड़ अपनी प्रकृति से कर लिया है कि अब हमें ताजा फल सब्जियों के लिए या नेचुरल फल सब्जियों के लिए भी पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। जी, ऑर्गेनिक दूध, ऑर्गेनिक सब्जियां, जो ऑर्गेनिक प्राकृतिक रूप से होता था पहले हमने उसको तहस नहस किया और अब हम उसको प्राकृतिक बनाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं, मोटा पैसा खर्च करके न जाने कैसे। भाई असल में प्राकृतिक चीजों में जब दोबारा हम लौटेंगे तो खर्चा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उपज कम हो जाती है। जब हम प्राकृतिक रूप की ओर वापस जाते हैं तो अब उस चीज को दोबारा बिल्डअप करने में समय भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। इस मसले पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण के मसले पर आज बातचीत करने के लिए पर्यावरणविद अमीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमीना जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि ये बात कही जाती है कि हद से ज्यादा पर्यटन भी आपके प्राकृतिक संसाधनों को क्षति पहुंचाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो शिमला में बहुत ज्यादा, अभी तो खैर कोविड का टाइम है तो वहां पर चीजें अभी उतना ठीक नहीं है, लेकिन पहले की हम जब बात करें, जब सब कुछ सामान्य था, तो वहां पर पर्यटन इतना ज्यादा हो गया है कि वहां के लोगों के लिए ही पानी की कमी हो गई और वो कमी अभी तक है। तो ये बात कहीं ना कहीं सही साबित होती है। ये बात ठीक है कि पर्यटन से रोजगार मिलता है, लोगों के घर चलते हैं, लेकिन हद से ज्यादा अगर कोई चीज हो जाए तो वो नुकसान ही पहुंचाती है। सीखते समझते हैं, मगर पर्यटन करने का भी एक तमीज होता है। जब हम लोग पहाड़ों में जाएं या हम समुद्र के तट पे जाएं या हम किसी प्राकृतिक जगह पर जाएं तो हमको अपने गंदे कदम वहां पर नहीं छोड़ने चाहिए। जैसा देश वैसा भेष हमको करना चाहिए। हम जब एक प्राकृतिक जगह पर जा रहे हैं, हमें अपनी प्लास्टिक की पन्नियां नहीं ले जानी चाहिए। हमें अपने चिप्स और कचरा और कोको कोला की बोतलें वहां पर फेंकनी नहीं चाहिए। अगर हम पहाड़ों में जाएं तो वहां उनका जो लोकल भोजन है, जो वहां पर उनकी चीजें उग रही हैं, उनका सेवन हमको करना चाहिए, ना कि वहां जाकर अपनी शहरी आदतें, बिगड़ी हुई आदतें, उनकी चीजों को ही डिमांड करना चाहिए। तो ये घूमना फिरना तो पर्यटन तो बहुत जरूरी है, मगर एक तमीजदार पर्यटन की जरूरत है। जो बदतमीजी वाला पर्यटन हमने किया है, जिसमें हमने तबाही मचाई है, वो पर्यटन बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। पर्यटन के भी कुछ नियम बनने चाहिए कि कैसा पर्यटन हो और कैसा उस जगह को हम पहले से ज्यादा खूबसूरत छोड़ें, सुंदर छोड़ें। वहां की जो लोकल आबादी है उसको कुछ आमदनी हम लोग देकर आए, न कि उनकी जीविका को तबाह करके, उनके पर्यावरण को तबाह करके अपना कूड़ा करकट वहां पर फेंक कर आए। तो हर चीज का
और वहां पर अपने साथ जो भी खाने पीने का वो लोग सामान लेकर जा रहे हैं उसका रैपर वहीं छोड़ देते हैं, बॉटल्स वहीं छोड़ देते हैं। ये तो वाकई में किसी पढ़े लिखे इंसान की आदत लगती नहीं है, लेकिन आजकल हर कोई यही कर रहा है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो। हालांकि अब स्वच्छता के नाम पर थोड़े बहुत लोग जागरूक हो गए हैं तो वो अपना इस तरीके का जो मटेरियल है वो छोड़ के नहीं आते। एक चीज और यहाँ पर है, हम अपने इतिहास से क्या सीख ले रहे हैं। इतिहास में हमने चिपको आंदोलन भी देखा था कि कैसे पेड़ों को बचाने के लिए महिलाएं एकदम डटकर खड़ी हो गई थी। क्या अभी हम अपने इतिहास को दोबारा नहीं दोहरा सकते? क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं समझा सकते कि देखिए ये भी हुआ था पर्यावरण को बचाने के लिए? बिल्कुल हम समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। चिपको आंदोलन में तो लोगों ने कहा था कि पहले हमें काटो फिर पेड़ को काटना, यानी इंसान ने अपनी जान लगा दी थी पेड़ के लिए। और आज भी हमारी आदिवासी महिलाएं हैं, सोनभद्र एक जगह है जहां पर आदिवासी महिलाएं जंगल का संरक्षण कर रही हैं। 1200 एकड़ जंगल पर उन्होंने अपना हक जमाया है। हक उसको लेने का, खरीदने का, बेचने का नहीं जमाया है, हक उसकी सेवा करने का जमाया है, उसके वृक्षों को जीवित रखने का, उसकी जड़ी बूटियों को और जो खाद्य पदार्थ वहां पर उगते हैं उनको जीवित रखने का बेड़ा इन आदिवासी औरतों ने लिया है और बड़ी सक्सेसफुली उसको कर रही हैं। आप कभी कहें तो मैं संपर्क करवाऊं, मगर हमारी सरकार इन लोगों को तंग करती है। इन औरतों को अरेस्ट किया जाता है, इन औरतों के ऊपर झूठे केसेस लगाए जाते हैं, इन औरतों के बच्चों को एक जेल में भर दिया जाता है और माओं को 200 किलोमीटर दूर दूसरे जेल में भर्ती कर दिया जाता है। जो यहाँ की जवान बच्चियां इस आंदोलन से जुड़ी हैं उनको इम्तिहान के समय अरेस्ट कर लिया जाता है कि वो अपना 10वीं का 12वीं का इम्तिहान ना दे पाए, और बलात्कार तक किए जाते हैं, उनको मारा जाता है। तो ये हमारी सरकार का कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलके जो रवैया है उन औरतों का, उन आदिवासियों का दमन करने का, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा करने के लिए, ये बहुत ही क्रूर है। और हमारी सरकार को शर्म आनी चाहिए, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को और गवर्नमेंट की सब एजेंसीज को, हमारे कचहरियों को, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स को शर्म से झुक जाने चाहिए उन सब के सर, और हम सब के सर भी झुकने चाहिए कि हम लोग को इन चीजों के बारे में मालूम ही नहीं है। हम लोग कभी नहीं जाते इन जैसी महिलाओं का, इन जैसे पुरुषों का साथ देने के लिए। जब तक भारतवासी एकजुट होकर अपने पर्यावरण के लिए दिलो जान से नहीं लड़ेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार भी आपको वही देती है जो आप मांगते हैं। अब आपने चिल्ला चिल्ला कर हम मंदिर यहीं बनाते हैं, जब चीखे तो बना ना आपका मंदिर। बिल्कुल। जब आप चीखे के आर्टिकल 370 हटाओ तो हटा ना 370। जिस चीज के लिए आप लोग चीखते हैं वो हो तो जाती है, मगर भगवान के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, प्रकृति के वास्ते और अपने वास्ते आप सही चीजों के लिए चीखना तो सीखिए। गलत चीजों के लिए चीखना तो हम सबको आता है, चाहे इस देश के हिंदू हो चाहे इस देश के मुसलमान हो। बिल्कुल। मगर सही चीजों के लिए एकजुट होकर हम लोगों को चीखना चिल्लाना और अपनी सरकार पे दबाव बनाना आता ही नहीं। हमारे पास फुर्सत ही नहीं है ये काम करने की। बिल्कुल। पर्यावरण की अगर हम बात करें तो वो प्रायोरिटी में सरकार के लिए कभी रहा ही नहीं है। अभी एक दिन आपने बस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 लोगों से बात कर ली, एक दिन आपने जगह जगह पौधारोपण कर दिया और आपको लग रहा है कि आपने पर्यावरण बचा लिया। बिल्कुल प्रायोरिटी में इसे लाना होगा। और आपकी बात ये एकदम सही है कि आप चीख चीख कर अगर कोई काम करवा सकते हैं तो पर्यावरण क्यों नहीं बचा सकते। इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीना जी, आप हमारे साथ जुड़ी। बहुत अच्छी चर्चा हमने यहाँ आपके साथ की है। शुक्रिया, आपने अपना समय हमें दिया। तो आपको बता दें कि पर्यावरण बचाने के लिए लगातार कई ऐसे पर्यावरणविद हैं जो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी आदतों से इतने ज्यादा मजबूर हो चुके हैं कि पर्यावरण को हानि पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। अभी भी वक्त है, समय रहते अपने पर्यावरण और प्रकृति को बचा लीजिए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक सुरक्षित जीवन यहां पर छोड़ पाएं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक।